अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शबीर। नाजरीन, मुल्क में एक तरफ सैलाब की तबाही है तो दूसरी तरफ मुल्क में जारी सियासी चबकलश है। जहां पर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं वहां पर उसमें रिलीफ के काम भी जारी हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत और फिर सबसे बड़ी अपोजिशन इमरान खान की सूरत में आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जामात और बयानबाजी भी कर रहे हैं। हुकूमत शायद अपने तौर पर दुरुस्त भी है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि इस सब की इस वक्त मुल्क में महंगाई और जो कुछ भी मैशियत को नुकसान पहुंचा है उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर और पीटीआई पर आयद होती है, जिसकी तस्दीक कुछ यूं हो रही है कि आईएमएफ ने भी इमरान खान के खिलाफ एक चार्जशीट जारी कर दी है और उनका यह कहना है कि वादे के मुताबिक भी उन्होंने अमल नहीं किया जो कि उनको करना चाहिए था। तो दूसरी तरफ इमरान खान सैलाब की तबाहकारियां, रिलीफ के काम अपनी जगह पर जल्द से जुलूस करते नजर आ रहे हैं और साथ साथ भी जो डराने और धमकाने का सिलसिला है वो भी जारी है और ये कह रहे हैं कि अगर मेरी बात ना सुनी गई, ना समझी गई तो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। ये हमने आपको कल भी बताया था और आज भी उनके जलसे जो हैं वो आपने देखे कि वो इस वक्त जलसे कर रहे हैं। आगे मुल्क में सियासी सूरत हाल क्या होगी, क्या इमरान खान माइनस होने जा रहे हैं या नहीं? जिस तरह से हमने देखा है कि जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब ने कहा है कि तौहीन अदालत के कवानीन पर वो यकीन नहीं रखते हैं और कुछ मुलाकातें की खबरें थी, इस पर उन्होंने तबसरा करने से इनकार किया है कि ऐसा मेरे इल्म में नहीं है। इस पर भी पूछेंगे कि क्या किसकी कहां पर मुलाकातें हो रही हैं और क्या इमरान खान सबको रिलीफ मिलने जा रहा है, क्या वो जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उनको उससे रिलीफ मिल सकता है और वो अदालतों के जरिए है या फिर वही हाल होगा जो पहले नवाज शरीफ या फिर तलाल चौधरी और निहाल हाशमी वगैरह वगैरह का होता आया है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद गेस्ट मौजूद हैं, उनका मैं आपसे तारुफ करूं। हमें ज्वाइन किया है जैगम खान साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं और हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में मजहर बरला साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में हमें माहिर कानून भी ज्वाइन करेंगे ताकि हम इमरान खान के जो इस वक्त कानूनी पोजीशन है वो किस तरह की है और अदालत से कैसे रिलीफ हासिल कर सकते हैं, इस पर उनसे राय लेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज जैगम साहब मैं आपसे करना चाहूंगी और अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए सैलाब के और रिलीफ के कामों के बाद, जो इस वक्त आईएमएफ है उन्होंने भी तस्दीक कर दी है कि जो कुछ भी इस वक्त मैशत का बुरा हाल है, महंगाई है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि इमरान खान साहब ने वादे पूरे नहीं किए थे जो आईएमएफ से किए थे। आलिया साहबा, मईशत को दो हिस्सों में देखिए। एक तो हमारे लॉन्ग टर्म्स प्रॉब्लम है, रेकरेंट प्रॉब्लम्स है। कम से कम 30 साल तो आप इसमें गिन सकते हैं और इसमें तमाम हुकूमतें जो 30 साल में आई हैं उनकी कोताहियाँ शामिल हैं कि वो मईशत को उस डगर पर ही नहीं लेकर गए कि हम अपने पाँव पे खड़ा हो सकें। और बदकिस्मती से ये 30 साल जो थे ये ग्लोबलाइजेशन के साल थे, जब पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाएं और बहुत से लोग गए हैं। आप बांग्लादेश को देख लीजिए, उसकी एक्सपोर्ट्स हमसे इस वक्त दुगनी है। उन्होंने फायदा उठाया। चीन ने इसी अरसे में इसी ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा के बेतहाशा तरक्की की। साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों ने तरक्की की। तो एक तो फैक्ट ये है कि ये सब लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं, इस वक्त आज जो क्राइसिस है, इस साल का क्राइसिस है, उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ, जो पिछले इमरान खान के दौर में, खास तौर पे जो आखिरी साल था जब इमरान खान साहब के जो वजीर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे शौकत तरीन साहब, जिसको कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, उन्होंने मईशत को बढ़ाने का एक सियासी मकसद के लिए उन्होंने कहा कि हम आईएमएफ के जितनी तजावीज़ हैं वो नहीं मानेंगे, एक तरफ रखेंगे और मैं बड़ा रुस्तम खान हूं, मैं ग्रोथ भी लाकर दिखाऊंगा और मैं डेफिसिट भी नहीं आने दूंगा। वो नहीं हुआ जिस तरह आईएमएफ कह रही थी, सब मईशत दान कह रहे थे कि पाकिस्तान जैसे ही एक्सपेंशन में जाता है, 5% से ऊपर पाकिस्तान की ग्रोथ आती है तो हमारे पास डेफिसिट आ जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है, डॉलरों की कमी पड़ जाती है। तो हुआ ये कि हम जिस वक्त इतनी तकलीफ उठाने के बाद, यानी जब आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, बेतहाशा तकलीफ उठाई, उसके बाद जब हम संभलने लगे, अभी हम संभले ही थे कि शौकत तरीन साहब को लाया गया और शौकत तरीन साहब ने दोबारा से वो पॉलिसीज अडॉप्ट की जिस पॉलिसीज की वजह से दोबारा हम शदीद करंट अकाउंट डेफिसिट में भी चले गए, बजट डेफिसिट में चले गए। अगर आप इन दोनों चीजों को देखिए, पाकिस्तान का माशी बहरान जो है वो 60-70 साल से यही कुछ रहा है, या करंट अकाउंट डेफिसिट
यानी हमारे डॉलर जो हैं वो जितने चाहिए वो मुल्क में नहीं आते, बाहर ज्यादा जाते हैं। तो ये जो गुज़श्ता हमारा साल था उसमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट वो 18 बिलियन डॉलर पे चला गया, अनसस्टेनेबल। हमारा जो बजट का खसारा था वो 5,500 अरब रुपए पे चला गया, वो भी अनसस्टेनेबल। लेकिन आईएमएफ ने कोई ऐसी बात नहीं बताई जो हमें पहले से मालूम नहीं थी, जो हम सब यहाँ डिस्कस नहीं करते रहे, जो पाकिस्तान के तमाम। आईएमएफ ने जो हमें बताया वो ये था कि जो हुकूमत चीख चीख कर बयान करने की कोशिश कर रही थी और उनकी किसी को आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि इमरान खान के इनकलाब का शोर ज्यादा था और वो ये कह रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें हमें मजबूरन बढ़ाना पड़ी हैं क्योंकि ये वादा पीटीआई का था, इमरान खान की गवर्नमेंट का था, तो हमें ये मजबूरन करना पड़ा है, तो हम सुन नहीं रहे थे। अब आईएमएफ ने हुकूमत की इस बात की तस्दीक कर दी है। आप दुरुस्त कह रही हैं, आपके मेरे लिए बात बहुत अहमियत रखती है, मईशत दानों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए अहमियत रखती है। इसका मतलब ये है कि जितने इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे, वो बात साबित होगी। आईएमएफ एक बैनुल अक़वामी इदारा है, वो सियासी मकसद के लिए बात नहीं करता। लेकिन ये बात अभी भी अवाम को समझ नहीं आएगी ना। अवाम को जब तकलीफ होती है तो वो तो ये समझते हैं कि ये तकलीफ इस वक्त की हुकूमत की वजह से है। अवाम को तो मैक्रो इकोनॉमी को समझाना बहुत मुश्किल है, वो बेचारे तो अपने डे टू डे मुसीबत में हैं। उसे आज अगर कोई कीमत बढ़ेगी तो वो आज की हुकूमत को ही इल्जाम देंगे। और खास तौर में जब दूसरी तरफ इमरान खान साहब जैसा एक सियासतदान मौजूद हो जो एक बयानिया बनाने का माहिर हो, जो हर चीज का इल्जाम जो है वो दूसरों पे डालने का माहिर हो, उस सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि इस असेसमेंट के बाद भी हुकूमत की कोई मुश्किल सियासी तौर पर कम होगी। अगरचे एक्सपर्ट्स की हद तक, और एक्सपर्ट्स में अक्सर तो पहले ही उन्हें मालूम है, उनको क्या यकीन दिलाना, यहाँ तक। लेकिन अवामी सतह पर इसको पजीराई नहीं मिलेगी। आईएमएफ की चार्जशीट चाहे वो इमरान खान के खिलाफ या उनकी हुकूमत के खिलाफ है कि ये उनके वादे थे और इस हुकूमत ने मजबूरन पूरे किए। अवाम इसको नहीं मानेंगे, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मुश्किल का जिक्र करेंगे कि ये गवर्नमेंट आई है हमें मुश्किल से निकाले। मजहर बरला साहब, आप इनकलाब के सहर में अभी तक भी यकीनन मुब्तला होंगे और इनकलाब के शहर में अगर ये देखा जाए तो आईएमएफ की चार्जशीट वाजे है। आप भी ये कह रहे थे कि हुकूमत ये आई है और इन्होंने क्या किया, महंगाई की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, बिजली की कीमतें बढ़ाई, तो ये सब वादे तो इमरान खान साहब ने किए थे। गुजारिश ये है कि खान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बेगम साहब ने, उन्होंने 30 साल का हवाला दिया, बिल्कुल दुरुस्त है। उन्हीं 30 सालों में बांग्लादेश आगे निकल गया, इंडिया हमसे आगे निकला। ये 90 से पहले इंडियन करेंसी भी हमसे कमजोर थी, बांग्लादेश की करेंसी भी कमजोर थी। ये जो 30 साल थे इसमें यहाँ यान अली का खेल होता रहा, इसमें मकसूद चपड़ासी के खेल होते रहे और कोई पापड़ वाले के खेल होते रहे। इन 30 वर्षों में सरे महल बनता रहा। इन 30 वर्षों में एवन फील्ड्स के अपार्टमेंट बनते रहे और इसके अलावा दुबई में बेशुमार प्लाजे खरीदे गए, जायदादें बनती रही। किसी ने सिंगापुर में होटल बना लिए। मजहर बरला साहब, नाम ले ले आगे। आज 2022 में भी हम खड़े हैं और आज फरागोगी, तोशा खाना, इस सब को आप, ममनुआ फंडिंग, ये सब को आप भूल गए। इन सब का भी रेफरेंस देना। देखिए, फरागोगी का जो रेफरेंस है वो मैं तो उसका तर्जमान नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फरागोगी पे जिन्होंने केस बनाया था उन्होंने उसको क्लियर कर दिया है, मैंने नहीं किया। ना मेरा केस बनाने में कसूर है ना क्लियर करने में। बाकी बात जो ममनुआ फंडिंग है वो पाकिस्तानियों ने की हुई है, वो केस इलेक्शन कमीशन के पास था, उसने जो किया वो जाने, अदालतें जाने। अब जब इमरान खान साहब आते हैं तो इस मुल्क को कोरोना भी टक्कर जाता है, एक बुरी मईशत टक्करती है। चूंकि जाते जाते मिफ्ता साहब और उससे पहले डार साहब इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर गए थे, ठीक है। अब ये मुल्क की बदकिस्मती है, कभी साइकिलों वाले के पास मईशत रही, कभी बिस्किट वालों के पास, टॉफियों वालों के पास मईशत रही, और अब भी जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है वो आपके बकौल तो सारा इमरान खान ने किया। नहीं, मेरे बकौल नहीं, मैं तो आईएमएफ की चार्जशीट की बता रही हूँ। मजहर साहब, दिल पे न ले, मैं तो आईएमएफ की चार्जशीट की बात कर रही हूँ। देखिए, आईएमएफ ये
जैगम खान साहब ने फरमाया कि वो बैनुल अक़वामी इदारा है, इस तरह नहीं करता। FATF भी बैनुल अक़वामी इदारा है, वो सियासी पंगे करता है। IMF भी सियासी पंगे करता है। कौन कहता है कि ये सियासी पंगे नहीं करते इंटरनेशनल इदारे? UN भी सियासी पंगे करता है। अच्छा, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। जी ठीक है। एक मिनट मुझे दीजिएगा। खालिद रांझा साहब साबिक वफाकी वजीर कानून है, माहिर कानून भी हैं, मैं उनसे राय लेना चाहूँगी। इस वक्त जो तौहीन अदालत का केस है इमरान खान साहब के हवाले से, क्या उनको तौहीन अदालत का सामना करना पड़ सकता है? जैसे कि जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स अगर देखा जाए तो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं तौहीन अदालत के कवानीन पर वो यकीन नहीं रखते, तो कैसे समझते हैं कि वो तौहीन अदालत में उनको सज़ा भी दे सकते हैं या नहीं हो सकती? खालिद रांझा साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। इमरान खान साहब के केस को आपने भी वॉच किया है, जिस तरह से उन्होंने एक खातून जज को डराया धमकाया और उसके हवाले से तौहीन अदालत का केस का सामना है उनको। आपको क्या लगता है कि उनके केस में इतनी जान है कि उनकी एक स्टेटमेंट पर उनको तौहीन अदालत हो सकती है? अर्ज़ ये है जी कि किसी कानून में इंसाफ के लिए प्रोसीजर होता है, अगर उसको ना फॉलो किया जाए तो नाइंसाफी हो जाती है। जब इशू आ जाए इंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बतहत अदलिया का, तो फिर बतहत अदलिया को खुद तो इख्तियार नहीं है इंटेम्प्ट के सजा देने के, उनको इख्तियार है रेफरेंस भेजने का। जब तक रेफरेंस न आए उस वक्त तक हाई कोर्ट को अज खुद नोटिस देना जायज नहीं है। अब हाई कोर्ट इसका क्या इस तरह निकालते हैं मैं कह नहीं सकता। बादी नजर इसमें एक बहुत बड़ा डेंट है कि जो प्रोसीडिंग चल रही है, वुकला ने इस पॉइंट को रेज भी किया है लेकिन इसको परसू नहीं किया। शायद इसमें कोई उनके अपने ज़हन में कोई ऐसी बात हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। आप ये समझ रहे हैं कि ये केस जो है वो इसकी जो बुनियाद है वो सही नहीं है, इस केस का तो जो फैसला वो दूसरी तरफ सही नहीं, मतलब कानून के मुताबिक नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं। जब फाउंडेशन गलत हो तो महल जो है वो गिर जाता है। जी ठीक है। खालिद रांझा साहब, आपसे मजीद भी इसके ऊपर कमेंट लूंगी। क्या डिफरेंस है पहले तौहीन अदालत के केसेस में और इमरान खान के केस में? मैं और अदालतों में इमरान खान का जाना, इमरान खान की पेशियां और जितने पुराने लीडर थे, जो पहले के लीडर थे जिन्होंने पहले ये फेस किया, अदालतों के चक्कर लगाए, और वो और इमरान खान का केस कितना मुख्तलिफ है, इसके ऊपर आपके कमेंट लूंगी। लेकिन मैं चाहूंगी कि मजहर बरलास साहब आप इसके ऊपर बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब माफी मांगेंगे? अच्छा मजहर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक शामिल कर लें, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद की। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे क्या इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे या नहीं। खालिद रांझा साहब का ये कहना है कि जब अगर इस किस्म का केस बन जाए और मैटर अदालत में हो तो फिर सिवाय माफ़ी मांगने के और कोई हल नहीं है, फिर दूसरा रास्ता यही है कि उस सज़ा हो और या फिर माफ़ी मांगी जाए। तो मजहर बरलास साहब, आप तो बहुत इमरान खान साहब के क्लोज हैं और उनको आप फॉलो भी करते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब माफी मांगेंगे? मैंने बताया कि मैं उनके क्लोज हूँ और मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, हमायती हैं, चले कुछ इस तरह से कह लें। गुजारिश ये है कि रांझा साहब ने बड़ा अच्छा रास्ता बताया है। हाँ। कि जजेस को ये कहा जाता है, बड़ा मतलब मुनासिब एक रास्ता है कि अगर आप महसूस करते हैं, यानी जजेस अगर महसूस करते हैं कि ये तौहीन हो, ये तो मैं माजरत खा हूँ, और अदालतों से बहुत से लोगों ने माफियां मांगी हैं, माजरतें की हैं, इसमें मेरा ख्याल है को ज़्यादा ना नहीं बनानी चाहिए। देखिए क्या होता है, कल एक तकरीर की है मिस्टर तलाल चौधरी ने चिश्तिया में, उन्होंने भी बड़ी धमकियां दी अफसरान को। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम केस करेंगे, उन्होंने कहा हम मुंह तोड़ेंगे। तो उस पे पता नहीं कुछ हुआ है या नहीं हुआ, हमें तो इल्म ही नहीं कि उन्होंने कमिश्नर से भी कहा, डीसी से भी कहा, डीपीओ को भी, आरपीओ को भी, और पता नहीं किस किस को कह गए वो जोश खिताबत में। तो इस मुल्क में एक जज्बाती खेल हो रहा है
जलसे सिर्फ इमरान खान ही नहीं कर रहे, जहां जहां इलेक्शन है, अब इमरान खान चूंकि पूरे मुल्क से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको पूरे मुल्क में जलसे करने पड़ रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। मज़हर साहब, मैं आती हूँ आपकी जानिब ये जलसे और इलेक्शन के ऊपर, और आप ये कह रहे हैं कि तलाल साहब ने भी इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की है, पहले वो तौहीन अदालत का सामना कर चुके हैं। जैगम साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे और तौहीन अदालत का केस जो है वो इसी तरह से डिसमिस हो जाएगा, या आपको लगता है कि वो डट जाएंगे अपनी बात पर और आखिरकार फैसला जो है वो उनके खिलाफ आएगा? देखिए आलिया साहिबा, तौहीन अदालत की जो क्लॉज है ये तो मुद्दत से मौजूद है ना, पाकिस्तान बनने से पहले से मौजूद है। और अदालतें जब नाराज़ होती हैं, किसी को बुलाती हैं, तो लोग माफ़ी मांग लिया करते हैं और अदालतें फॉरगिव करती हैं। लेकिन हुआ ये कि 2016 के बाद पाकिस्तान में कुछ कवानीन को वेपनाइज किया गया, यानी उनके ऊपर मिसाइल कस दिए गए और उनको इस्तेमाल किया गया, इस तरीके से इस्तेमाल किया गया जिस तरीके से 70 साल में इस्तेमाल नहीं किया गया था। पहली दफा पाकिस्तानी अदालतों ने खास तरह से तशरीह की तौहीन अदालत की, और कम से कम आधा दर्जन सियासतदानों के सियासी करियर खत्म कर दिए। इसमें वो सियासतदान भी शामिल थे जिन्होंने माफिया मांगी। मेरी अपनी राय वही है जो पुरानी जूरिस्प्रूडेंस थी कि आप इसको एहतराम को इंश्योर करने के लिए इस्तेमाल करें। ऐसा होता नहीं है कि कोई माफी ना मांगे, लोग माफी मांग लेते हैं और आप फॉरगिव कर दें, इसको वेपनाइज ना करें। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि अब एक खास तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक नहीं कम से कम 4 केसेस में एक खास तरीके से तौहीन अदालत को इंटरप्रेट कर चुकी है। अब हाई कोर्ट के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना जी कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन से बाहर निकल जाए, जितना भी लीनियंट एटीट्यूड ले। मेरी हमदर्दी जो है वो इस केस में कम से कम इमरान खान साहब के पास है। वो बहुत नामुनासिब बातें करते हैं, बार बार करते हैं, इसका मवाजना दूसरों के साथ नहीं किया जा सकता। दूसरे भी करते हैं लेकिन इमरान खान कहीं ज्यादा करते हैं, अदालत के बारे में भी और दूसरों के लिहाज से भी। फिर भी मैं समझता हूं कि एक इतने बड़े लीडर का पॉलिटिकल करियर इस बात पे खत्म नहीं होना चाहिए। वो अगर रिग्रेट करते हैं वो कर लेंगे तो माफ किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल तो अब अदालतों के पास है कि उन्होंने पहले जो इंटरप्रिटेशन दी थी और अब जो इंटरप्रिटेशन देंगे, इनको आपस में स्क्वायर कैसे करें। लेकिन इसी केस का जो दूसरा हिस्सा है वो तो बिल्कुल मुझे एब्सर्ड लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स हैं उनके बारे में जो इमरान खान ने कहा उसको उठा के उन पे दहशतगर्दी जो है वो इस्तेमाल की जाए, ये बहुत ही एक नामुनासिब स्टेप था। क्योंकि उसी तकरीर में उन्होंने कानूनी कार्रवाई का कहा था। इनफैक्ट इमरान खान इससे पहले ऐसी बातें करते रहे हैं जिन पे उन्हें अकाउंटेबल होना चाहिए था, किसी को भी अकाउंटेबल होना चाहिए था। मुझे याद है अपने धरने के दरमियान में उन्होंने धमकी दी थी कि वो पुलिस वालों को पकड़कर तालिबान के हवाले कर देंगे, टीटीपी के हवाले। आप अंदाजा कीजिए कि धमकी ये थी कि वो रियासती एहलकारों को दहशतगर्दों के हवाले करेंगे। उस वक्त तो वो लाडले थे इसलिए अनअकाउंटेबल थे। लेकिन आज भी गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट आज भी ये कह रही है कि आज भी इमरान खान सब लाडले हैं और उनके साथ लाडलों जैसा सलूक हो रहा है जो पहले हमारे साथ होता या नवाज शरीफ, जरदारी या फिर उनके बाकी लीडर्स के साथ हुआ, वो इमरान खान साहब के साथ सलूक नहीं हो रहा। देखिए, अगर लाडले होते तो वो आपको बताते हैं कि जब उन्हें कोई पार्लियामेंट में कानून पास करवाना होता था तो सीक्रेट सर्विसेज जो हैं उनके अलाइज को, उनके इत्तेहादी पार्टियों को पकड़ कर ले आते थे कि आओ बच्चों इधर वोट डालो। तो जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो उस वक्त तो वो पकड़ कर नहीं लाए ना कि बच्चों आओ और वोट डालो और इमरान खान को बचाओ, उन्होंने नहीं बचाया। लेकिन अगर वो लाडले लेकिन ये कह रहे हैं कि फिर भी उनको कहीं ना कहीं से रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है और कभी अदलिया के ऊपर भी ये तनकीद की जाती है। तो खालिद रांझा साहब, आपकी जानिब आऊंगी, आपको क्या लगता है कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इमरान खान साहब और बाकी लीडर्स के साथ जो कुछ अदालतों में हुआ, ये मुख्तलिफ है इमरान खान साहब का केस, या आपको लगता है कि ये सेम ही है और इनके साथ भी वैसा ही सलूक होगा जो पहले हुआ है? जाहिर है कि बहरहाल हम तमाम इशूज को मिक्स कर रहे हैं। एक इशू ये है कि जी जो इंतजामिया के अफसरान हैं उनके खिलाफ बात की है, वो कंटेंट में नहीं आता। कंटेंट में आती है फौज और अदलिया आती है, और अदलिया के खिलाफ बात की है तो फिर ये इख्तियार भी अदलिया को है डिटर्मिन करे कि ये बात हुई या ये नहीं हुई है।
और जो माफी का कानून है ये भी इसी लॉ का हिस्सा है। और फैसले से एक दिन पहले भी कंटेम्प्ट जो है वो अपनी अपॉलॉजी टेंडर कर सकता है। तो मैं समझता हूँ हम ये बहस करके उनके केस को प्रेजुडिस कर रहे हैं। इट इज नाइदर योर बिजनेस नॉर माय बिजनेस, लेट द कोर्ट डिसाइड इट। यस ऑफ कोर्स, इसके ऊपर हमें लेट द कोर्ट डिसाइड, लेकिन अगर हम इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल भी हैं, तो इसीलिए इसी एस्पेक्ट में हम इसको व्हाई डू यू वांट टू प्रमोट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? नहीं, हम इसको बिल्कुल हम प्रमोट करने की नहीं, पार्टी टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी बिल्कुल हम इसको नहीं करें, लेकिन क्योंकि जब दो मुख्तलिफ जमातें इसके ऊपर बहस करती हैं और हुकूमत और अपोजिशन इसको टेकअप करती है, तो हमारे लिए भी इसको डिस्कस करना या इसको जानना जरूरी हो जाता है। और हम आप जैसे कानूनदान से आप जैसे कानूनदान से राय जो है वो लेते हैं। जी ठीक है, अगर हम लेट्स स्टॉप इट, और हम अगर दूसरे एंगल से इसको देखें कि जो हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान को लाडलों जैसा रखा हुआ है और वो सलूक नहीं होता, अदालतें उनको रिलीफ दे देती हैं और हमें तो वो क्यों नहीं कोर्ट में कहती है हुकूमत आपकी? जी आपकी हुकूमत कोर्ट में क्यों नहीं कहती है? जी ये बात पूछ लें किसी से। जी हमें सियासी एग्जैक्टली आप राइट कह रहे हैं, कहते हैं कोर्ट में क्यों नहीं कहते? ये बिल्कुल हमें ये सियासी मैं मैटर आपसे पूछता हूँ, व्हाई डोंट यू आस्क देम, आप कोर्ट में ये बात क्यों नहीं करते? आपने उसको लाडला पर रखे हुआ है। जी बिल्कुल हम पूछते हैं और हम कहते भी हैं कि ये मामला जो लेट्स हियर यू, आई लाइक टू हियर यू टेल देम कि हाँ जी ये बात आप कल कोर्ट में कहेंगे कि आपने लाडले पर रखा हुआ है। मैं मान जाऊंगा अगर कोई पूछेगा तो। जैगम साहब हम ये बिल्कुल खालिद राजा साहब की सही बातें कर रहे हैं या तो राजा साहब सबसे यू कैन बाइट दैट, अगर आप नहीं कर सकती राजा साहब कोर्ट में कानून की जुबान होगी ना, तो कोर्ट में वो पिछले केसेस को आर्ग्यू करेंगे, वो बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले केस में इस तरह फैसला किया, बात कह रहे हैं कि लाडलों वाली बात यही बात है ना। हमने कोर्ट में खड़े होकर सियासी बयान तो कोई नहीं देगा ना। आप भी सियासतदान रहे हैं, सियासी बयान जो आप देते थे कोर्ट में तो आपकी वो गुफ्तगू नहीं होती थी ना। कोर्ट में तो आप कोर्ट की तरह आर्ग्यू करते हैं, बिल्कुल आर्ग्यू करेंगे, पुराने केसेस के प्रेसिडेंट्स लेकर आएंगे और कोर्ट से कहेंगे कि जनाब आपने पहले ये बात की थी, तो आप उसकी रोशनी में ही फैसला करें। मेरे ख्याल में ये तो कोई बड़ी बात नहीं है राजा साहब। नहीं वो दैट इज अनदर थिंग। बात कीजिए कि ये जो लाडला है, हुकूमत का लाडला है, अदालत का लाडला है, ये ऐसे अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं, ये प्रेजुडिस केस इज अनबिकमिंग ऑफ फेयर जर्नलिज्म। अच्छा खालिद राजा साहब, कहने का मतलब ये है कि उनका ये कहना है इस वक्त जाहिर है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारे खिलाफ केसेस बनाए गए, हमें सजाएं दिलवाई गई, और इस वक्त इमरान खान है उसको किसी ना किसी तरीके से, जैसे पंजाब में रिलीफ मिल गया, अब उसको भी इस केस में भी रिलीफ मिल जाएगा। असल में मसला ये है कि वो कहते हैं कि इनको रिलीफ मिल जाता है और हमें सजाएं दी जाती है। मसला यहाँ पर कहते हैं कि उनका ये कहना है कि अदालतें जो है ये शरीफ की, इनका मीडिया के ऊपर जो शरीफ छाप है वो ज्यादा है। राजा साहब जरा इनसे ये पूछे कि 97 में अदालत पे हमला किसने किया था, ये भी जरा बता दें। मैं कह रहा हूँ उन्होंने इशू है, उस बात पर बात हो रही है कि मीडिया क्या कह रहे हैं। व्हाई इज मीडिया picking up somebody else burnt nuts? लेकिन खालिद राजा सब सारा अटैक मीडिया पर ही ना करे ना, कि हमें तो सवाल करने की, आपसे बात कर रहा हूं, हमें तो सवाल, हमें खातून है, हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रही है तो बात पूरी करें। जी बिल्कुल हम कर रहे हैं। मैंने इसीलिए आपसे, जाहिर है कि वफाकी वजीर कानून रह चुके हैं, कानूनदान हैं, समझते हैं, मैं वकील हूँ और बतौर वकील बात कर रहा हूँ। जी जी ठीक है, लेकिन हम इसीलिए आपकी राय ले रहे हैं, आपका ओपिनियन ले रहे हैं कि इस वक्त जो ये सियासी बहस है, आपको ये है कि आप इसको आउट ऑफ कोर्ट ना डिस्कस करें, ये आइन मना करता है। असूली तौर पर बिल्कुल कानूनी आईनी तौर पर आप दुरुस्त कह रहे हैं। पाकिस्तान में और भी एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं, उस एंगल से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज वी ऑल रिस्पेक्ट हमारी जुडिशरी को भी, हमारे इंस्टीट्यूशंस की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसा मुल्क में कानून की अमलदारी हो ताकि इस बहस में हम ना पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें बहस करना पड़ती है, सवाल उठाना पड़ते हैं जब हुकूमत और अपोजिशन इस तरह के मामलात को ज़ेरे बहस लाते हैं। यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक नाजरीन। हम ये बात कर रहे थे क्योंकि मामला इस वक्त बहुत सारे मामलात हैं। इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि किसी न किसी तरह से उनको सजाएं दिलाने की, नाहिल करवाने की, माइनस करने की कोशिश की जा रही है। इस तनाजुर में हम देखते हैं कि जो मामलात इस वक्त अदालत में हैं, हुकूमत जिन मामलात को परसू करना चाहती है इमरान खान के खिलाफ, आखिर उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या वो पुराने लीडर्स की तरह, पहले के लीडर्स की तरह उनके साथ सलूक होगा या मुख्तलिफ होगा? हम इस पे राह में देखने की कोशिश कर रहे थे। मजहर साहब, आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। बिल्कुल, मैं करना चाहूंगा जी कमेंट। पहले तो ये है कि मेरा डॉक्टर खालिद रांझा साहब से भी एक सवाल है इसी दौरान जी कि आप ही के वकला लोअर जुडिशरी के बाज जजों को कुर्सियां मारते हैं, बाज को ताले मारे, उनके दफातर खाली किए गए, जजेस को जख्मी किया गया। क्या उस वक्त तो इन्हें अदालत नहीं जागी थी? नंबर 1। नंबर 2, क्या किसी ने ये सोचा कि जिस खातून के बारे में ये कहा गया वो पीपल्स पार्टी के एक साबिक एमपीए की बीवी है, तो क्या वहां सियासत नहीं जाएगी? ये बातें सोचने वाली है। फिर तीसरा, ये बड़ी दुरुस्त बात है कि जनाबे वाला, क्या लोअर जुडिशरी से कोई रेफरेंस गया कि अदालत की तौहीन हुई है? ये 3 पहलू हैं, तो इन तीनों पहलुओं को तो नजरअंदाज किया गया है। और मजहर साहब, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब कह रहे हैं उनको माइनस करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत PMLN ये कह रही है कि इस इमरान खान साहब के साथ जो लाडलो माला सलूक हो रहा है उनको हर जगह से रिलीफ ही मिलेगा, अभी तक वो लाडले ही हैं। क्या आपको लगता है? अब गुजारिश ये है कि हुकूमत इनकी है, तो लाड उनके साथ कौन कर रहा है? लाड तो हुकूमतें करती है ना। तो हुकूमत जब इनकी है तो फिर लाड से रह गया। दूसरी बात माइनस करने वाली है, इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो हरदल अजीज हैं, मकबूल हो चुके हैं। अब आपने देखा कराची के इलेक्शन में कि ये 15 जमातों का जो जुगतू फ्रंट था, जो मरगूबा, ये एक मुश्तरका उम्मीदवार MQM का, उसने लड़ा भी और आधे से भी कम वोट लिए। यही इनकी हालत है बाकी हल्कों में। ये सियासी तौर पर राय फरार हासिल करना चाहते हैं, वो अब पॉपुलर है इनसे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको माइनस किया जाएगा। पॉपुलर लीडरशिप के साथ ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन नवाज शरीफ, आप भी जानते हैं मजहर साहब, भुट्टो की मिसालें आप भी देते हैं, तो भुट्टो भी मकबूल लीडर था, उनको भी फांसी हो गई थी। उसके बाद नवाज शरीफ भी मकबूल लीडर थे, वजीर आजम थे, वो भी नाहिल हो गए थे। तो ये मकबूल लीडर्स के साथ तो होता आया, इससे पहले कोई नई बात तो नहीं है। बताता हूँ जी, मैं दोनों क्या मुख्तलिफ है इमरान खान में? भुट्टो साहब को जब फांसी होती है तो भुट्टो साहब की मजलिस आमला के CC की जो 40 मेंबरान थे, उनमें से 38 मेंबरान यानी 38 मेंबरान गायब हो गए थे। जब नवाज शरीफ साहब को होती है सजा, तो उसके बाद वो जो मार्च लेके 5-6 घंटे तो वो इस्लामाबाद में इंतजार करते रहे कि बंदे इकट्ठे हो। वो फिर कोई कश्मीर से लोग आए, वो राजा फरूक हैदर साहब लेके आए, कोई KP से आए, तो फिर ये जुलूस चला और वो उनका जो मार्च था, मुझे निकाला, वो नाकाम हो गया। इमरान खान का केस डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है कि जब इमरान खान को निकाला जाता है तो लोग मिठाइयां तकसीम नहीं करते, वो कहते हैं तो लोग अगले दिन खड़े हो जाते हैं। अब देखिए ना, ये फर्क है नवाज शरीफ में और इमरान खान में। नहीं, अगर आप कंपैरिजन करें, मुझे क्यों निकाला कि नवाज शरीफ की तहरीक से, तो फिर जो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेकर आए थे, तो वो भी तो वापस हो गए, वो भी तो नहीं पहुंच सके इस्लामाबाद। तो कह रहे थे कि वो भी कुछ लोग इकट्ठा कर सके थे, लोग पहुंचे ही नहीं थे, ना पंजाब से ना KPK से। नहीं, KPK से तो बहुत लोग आए थे, बिल्कुल आए थे, लेकिन इमरान खान ने, लेकिन उन्होंने तो, इमरान खान साहब ने तो खुद तस्लीम किया कि वो उस तरह से नहीं हो सका जैसा वो सोच रहे थे। अब मेरी गुजारिश तो सुने। उस तरह से इसलिए नहीं हो सका कि लोगों के घरों में चार दीवारी का एहतराम ना करके छापे मारे गए, कानून की धज्जियां बिखेरी गई हुकूमत की तरफ से, और इत्तेफाक है कि अदालतें चुप रही जब कानून का मजाक उड़ाया जा रहा था। धज्जियां बिखेरी जा रही थी, हत्ता कि
जो साबका चीफ जस्टिस जस्टिस है साबका नासरा जावेद, उनके घर पे भी छापा मारा गया। ये भी एहतराम नहीं किया गया कि ये साबका जज का घर है, नहीं एहतराम किया गया। तो वो गोली लाठी से रोका गया लोगों को। लेकिन इनकलाब तो मजहर साहब, इनकलाब तो रुकता नहीं है ना। फिर जैगम साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी कि जो मजहर साहब कह रहे हैं, आप इत्तफाक करते हैं कि इमरान खान साहब और भुट्टो और नवाज शरीफ का केस टोटली मुख्तलिफ है। आज इमरान खान को कोई अदालतें कोई कहीं से भी उनको कोई सजा नहीं हो सकती, कोई उनको माइनस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त वो मकबूल तरीन लीडर है। मैं एहतराम के साथ मजहर साहब से इत्तफाक नहीं करता। जुल्फकार अली भुट्टो अगर 1979 में मोस्ट पॉपुलर लीडर नहीं थे तो उससे ज्यादा पॉपुलर लीडर उस वक्त कौन था? क्या मुफ्ती महमूद साहब ज्यादा उनसे पॉपुलर थे? क्या एयर मार्शल हसन खान उनसे ज्यादा पॉपुलर थे? क्या वली खान ज्यादा पॉपुलर थे? क्या ये सब लीडर 79 में जो थे उसके बाद कहीं नजर भी आए? क्या ये सब तारीख में गुम नहीं हो गए? क्या उसके बाद भुट्टो मरकर भी इलेक्शन नहीं जीतता रहा? यहां तो रगड़ा लगता ही पॉपुलर लोगों का है। देखिए 2013 के जो इलेक्शन थे उसमें मुस्लिम लीग नवाज के जो वोट थे वो थे 1,50,00,000 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट थे 75 लाख। दुगने वोट्स थे। और मुस्लिम जो पीटीआई थी उसकी सीटें थी सिर्फ 35। लेकिन 2014 से 2018 तक क्या हुआ? 2016 के बाद तो मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत में होते हुए भी जूते खा रही थी, हिलने की मजाल नहीं थी। कुछ सरकारी अफसर भी इधर से उधर होता था तो उसके सर पे आके कोई चीज लगती थी। अदालतें हिलने नहीं देती थी किसी को, सब कुछ। और हुकूमत में होते हुए वजीर मुल्क से फरार हो रहे थे मुस्लिम लीग नवाज के। वजीर आजम साहब जो थे वो जेल में जा चुके थे। उस वक्त तो सबसे पॉपुलर लीडर थे ना जी। देखिए मैं तो सर्वेस पर नजर रखता हूं। 2018 के इलेक्शन के मौके तक तमाम सर्वे ये बता रहे थे कि नवाज शरीफ मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। अगर इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं तो वो अब बने हैं जबकि उनको निकाला गया है। इस वक्त यकीनन वो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन इससे पहले भी जो वज़ीर आज़म हैं वो भी वजीर आज़म हैं। अगर उनके साथ सलूक होगा तो वही होगा जो कहते हैं ना, वो सलूक जो बादशाहों के साथ करते हैं, नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। देखिए किसी भी सियासतदान का पॉलिटिकल मर्डर जुडिशली नहीं होना चाहिए। सियासतदान को खत्म करना वोटर का हक है। ये सब करोड़ों लोगों के दिल की आवाज है, करोड़ों वोटर हैं इनके साथ, और अगर फैमिलीज को गिनने तो और ज्यादा हैं। इनकी बहुत बड़ी अहमियत है मेरी नजर में। इनको खत्म करना चाहिए सिर्फ वोटर्स को। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या जुरिस्प्रूडेंस आज फिर अलग हो जाएगी? अगर कल एक तरीके से अदालत ने तशरीह की है तो आज अलग हो जाएगी। 2016 के बाद आपने वेपनाइज कर दिया आपने सादिक और अमीन को, तो आज क्या आप दोबारा उसको संदूक में बंद कर देंगे? जी बिल्कुल, मेरा तो ये सवाल है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। तो आज भी जो हो रहा है आज भी अगर होगा तो गलत होगा। जी बिल्कुल, कल जो हुआ उसको भी गलत जो कल था वो जो कल गलत था वो आज सही कैसे हो सकता है? ये अलुबे लुबाब है प्रोग्राम का। जैगम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मजहर बरलास साहब आपका भी शुक्रिया, खालिद रांझा साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त सियासी चबकलश जारी है और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात तराशी भी हो रही है, और अगर कुछ गलत होता है तो उनको भी कानून के मुताबिक उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन जैगम साहब की एक बात बहुत ज़रूरी है, जो कल गलत था वो आज सही नहीं हो सकता। इसी के साथ प्रोग्राम से वाइंड अप चाहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।